हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपन माइंड ट्यूटोरियल 10th बोर्ड में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम है विकास और संसाधन। उसका हम लोग भाग पढ़ेंगे 4th और 5। विकास और संसाधन को 5 भागों में बांटा गया था, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं तीन भाग, और आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा और 5वां भाग। ठीक है, उसके बाद जो है विकास और संसाधन का पूरा एक लेसन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग। जो पहला क्या है हमारा खनिज, जो जिसका नाम है, इस चैप्टर का नाम क्या है, खनिज और ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा को हम लोग शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे भारत में जो है 100 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं। जो खनिज है वो लगभग 2000 प्रकार के खनिज है, लेकिन अभी तक जो हमारे दृष्टि में है वो 30 ही खनिजों का महत्व है। 30 प्रकार के खनिजों का ही महत्व है। ठीक है, उसके बाद जो है एक जो है क्या होता है, GSI जो है, GSI का फुल फॉर्म होता है हमारा, ये देखिए क्या है, GSI। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसी के अंतर्गत जो भी है हमारा गैस है, तेल है या कंपनियां हैं जो इसी के अंतर्गत आते हैं, और खनिजों का जो व्यापार होता है, कार्य होता है, ये सब इसी के अंतर्गत है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इसी के अंतर्गत सारा कार्य होता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे क्या है खनिज। खनिज कहते किसको है। ठीक है, तो प्रकृति द्वारा प्राप्त हमें जो भी संसाधन होता है, जो पदार्थ के रूप में प्राप्त हो और उसकी एक आंतरिक निश्चित संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, हमारा इसमें डिफिनेशन दिया हुआ खनिज का क्या है, प्राकृतिक रूप में उपलब्ध एक समरूप पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, हम खनिज कहते हैं। ठीक है, देखिए अब जो खनिज है, खनिज को 3 भागों में, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन हमारे जो किताब है उसमें 2 भाग दिए गए हैं। तो एक जो है हम पढ़ा दे रहे हैं, नोट्स जो हम लोग पढ़े थे, एक बुक पढ़े हैं, उसमें दिया हुआ था। तो आप एक पढ़ लीजिए, एग्जाम में आएगा तो भी ठीक है, अच्छा है, नहीं आया तो ज्ञान थोड़ी ना बेकार जाता है, नहीं जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, खनिज के जो 3 प्रकार हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज, और तीसरा ऊर्जा खनिज। ठीक है, तो धात्विक खनिज किसको कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग। धात्विक खनिज वैसा खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा हमारा, लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, ये सब क्या है हमारा धात्विक खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, अधात्विक खनिज वैसा खनिज जिसमें धातु के जो अंश होते हैं या अंश होते हैं जो नहीं के बराबर होते हैं या बिल्कुल ही नहीं होते, उसे क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या हो जाएगा हमारा, जो है चूना पत्थर आ जाएगा, और क्या शीशा भी हो जाएगा, सोना हो जाएगा, ये सब क्या हमारा अधात्विक खनिज हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारा क्या जो है, ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं, तो वैसा खनिज जो हमें प्राकृतिक रूप से यानी प्राकृतिक द्वारा प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा खनिज। एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले लेंगे, पेट्रोलियम ले लेंगे, कोक ले लेंगे, जो होता है सोलर प्लेट द्वारा होता है, हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है, इसको कहते हैं सोलर प्लेट हो गया, पवन चक्की हो गई, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है जो जिससे हमें ऊर्जा और ऊर्जा खनिज भी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, यदि आप सूर्य से प्रकाश जो आती है उसको सोलर प्लेट के माध्यम से बिजली का निर्माण कर सकते हैं। पवन चक्की जो है वो जिसमें पवन चलता है वो भी प्राकृतिक संसाधन है, और उस पवन चक्की से हम लोग क्या करते हैं, बिजली का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, खनिजों के प्रकार जो हम बता चुके हैं, 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लौह धातु जो है, खनिज धातु के ये क्या है, प्रकार है। जो धात्विक खनिज जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है हमारा, चलिए देखिए, धात्विक खनिज हम बता दिए हैं आपको क्या होता है,
वैसा खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं उसे धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला लौह युक्त खनिज और दूसरा अलौह युक्त खनिज। ठीक है, तो किसे किसे कहते हैं लौह युक्त खनिज? वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है उसे कहते हैं लौह युक्त खनिज। और अलौह युक्त खनिज किसे कहते हैं? तो वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अलौह युक्त खनिज। तो अलौह युक्त खनिज का एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, सोना हो गया, शीशा हो गया, ये सब क्या है हमारा? अलौह युक्त खनिज हो गया। और लौह युक्त खनिज हमारा जो हो गया क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा, ये सब क्या है हमारा? लौह युक्त खनिज है। ठीक है, क्या कहते हैं? लौह युक्त। और लौह धातु भी बोल सकते हैं, लौह युक्त खनिज भी बोल सकते हैं। देखिए हमारा जो है इसमें क्या है? लौह, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्या है हमारा? लौह युक्त खनिज हैं। ठीक है, अब देखिए अलौह युक्त धातु जो हैं, अलौह युक्त खनिज जो इसमें क्या होगा? तांबा, लेड, टीथर, संगमरमर, बलुआ, पत्थर, ये सब क्या है हमारा? इसमें लोहा का कोई भी अंश नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं हम लोग इसको? अलौह धातु या अलौह युक्त खनिज भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या हमारा धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर? तो हम लोग जानते हैं धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर। ठीक है, चलिए ऊपर के तो हमारे क्लियर हो चुका है। तो क्या है? धात्विक खनिज को गलाने पे धातु प्राप्त होता है, जबकि अधात्विक खनिज में क्या? अधात्विक खनिज को गलाने पे धातु प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर क्या है? ये कठोर एवं चमकीले होते हैं धात्विक खनिज, लेकिन ये चमकीले, इनकी अपनी चमक नहीं होती है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा? नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चमक नहीं होती है। ठीक है, ये प्राय अग्नेय चट्टानों में मिलते हैं और ये प्राय परतदार चट्टानों में मिलते हैं। दूसरा जो चौथा क्या है? इन्हें पीटने पर तार बनाया जा सकता है, ये पीटने पे टूटता नहीं। जो धात्विक है वो टूटता नहीं है, लेकिन इन्हें पीटने पे तार नहीं बनाया जा सकता है और ये पीटने पे चूर चूर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज हम जाने गए ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं? तो वैसा खनिज जो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त हो या प्राकृतिक संसाधन को ही हम लोग ऊर्जा खनिज कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में गाय का दूध जो है वो भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। पेड़ पौधा जो है हमारे लिए वो भी प्राकृतिक संसाधन है। पवन चक्की है, वो सब प्राकृतिक संसाधन है। और उससे जो हमें संसाधन प्राप्त होती है या फिर जो उससे हम लोग खनिज मिलता है वो सब क्या हो गया? ऊर्जा खनिज। देखिए कोल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस खनिज के, ठीक है, खनिज के भंडार हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? खनिज के भंडार कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में, इस प्रकार की चट्टानों में हम लोग ये पढ़ रहे हैं टॉपिक, इस प्रकार की चट्टानों में खनिजों के छोटे जमाव सिराओं के रूप में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में खनिज के बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। जब खनिज पिघली हुई अवस्था में, गैसीय अवस्था में होती है तो खनिजों का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में होता है। इस अवस्था में खनिज दरारों से होते हुए भूमि के ऊपरी सतह तक पहुंच जाता है। उदाहरण क्या है? टीन, जस्ता और लेड, ये सब क्या है हमारा जो है ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का हमारा एग्जाम्पल है। जो क्या कहाँ पाया जाता है ये, तो हम लोग देख लेते हैं। इसमें भूमि के ऊपरी कहाँ गया ये? देखिए खनिज दरारों है, ठीक है, दरारों और भूमि के ऊपरी सतह पर पहुंच जाते हैं जब ये जब पिघली हुई अवस्था, जब ये पिघलते हैं तब, ठीक है। उसके बाद क्या है? असादित चट्टानें। इस प्रकार की चट्टानों में खनिज परतों में पाए जाते हैं।
यानी जो भूमि की परत होता है उसमें पाया जाता है क्या, अवसादी चट्टानों में जो है पाया जाता है। कौन कौन सा, देखिए कोयला, लोहा अयस्क, जिप्सम, पोटाश लवण और सोडियम लवण, ये सब क्या है हमारा अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, अब क्या है, धरातलीय चट्टानों के अपघटन के द्वारा जब चट्टानों में घुलनशील अवयवों का अपरदन हो जाता है तो बचे हुए अपशिष्ट में खनिज रह जाता है। बॉक्साइट का निर्माण इस तरह से होता है। यानी हमारा जो बॉक्साइट का है, जो ये क्या है, बॉक्साइट का निर्माण कैसे होता है, घुलनशील अवयवों का अपरदन हो जाता है तो बचे हुए अवशिष्टों में खनिज, जो अवशिष्ट रहते हैं उसमें खनिज की मात्रा होती है और उसी खनिज की मात्रा से हमारा क्या है, बॉक्साइट का निर्माण होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में, क्या है, जलोढ़ जमाव के रूप में। इसमें क्या पढ़े हम लोग, इस तरह से बने हुए खनिज नदी के बहाव द्वारा लाए जाते हैं और जमा होते हैं। ऐसे खनिज रेतीले घाटी में और पहाड़ियों के आधार में पाए जाते हैं। ऐसे वो खनिज मिलते हैं जिनका अपरदन जल द्वारा नहीं होता। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनियम, ये सब क्या है, ये सब जो धातु है बहुत महंगे महंगे हैं। ठीक है, सोना भी है, चांदी भी, ये सब क्या है, बहुत महंगा मिलता भी है, बिकता भी है। ठीक है, तो क्या है, इसमें पहाड़ियों के आधारों में पाए जाते हैं। ऐसे में वो खनिज मिलते हैं जिनका अपरदन जल द्वारा नहीं होता है। यानी इनका अपरदन जो है, सोना चांदी, इनका जल अपरदन द्वारा जल का अपरदन द्वारा नहीं होता है। ठीक है, अब क्या है, हमारा महासागर के जल में क्या क्या मिलते हैं हमें, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमारा क्या है, महासागर के जल में समुद्र में पाए जाने वाले ज़्यादातर खनिज इतने विरल होते हैं कि ये आर्थिक महत्व के, क्या है, आर्थिक महत्व के नहीं होते हैं, लेकिन समुद्र के जल से साधारण नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन निकाला जाता है। महासागर में से क्या हम लोग को निकलता है, नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन, ये सब क्या है, महासागर के जल में से प्राप्त होता है। ठीक है, अब जो हम पढ़ते हैं क्या है, लौह अयस्क। जननी किसे कहा जाता है, तो आपको दिया हुआ रहेगा ऑप्शन एक रहेगा लौह अयस्क। तो क्या है, लौह अयस्क उद्योगों की जननी कहा जाता है। क्वालिटी के लौह अयस्क में लोहे की अच्छी मात्रा होती है। मैग्नेटाइट में 70% लोहा है, इसलिए इसे सबसे अच्छी क्वालिटी का लौह अयस्क माना जाता है। अपने उत्तम चुंबकीय गुण के कारण यह लोहा विद्युत उद्योग के लिए अच्छा माना जाता है। हेमेटाइट, ठीक है, क्या हेमेटाइट में 50 से 60% लोहा होता है और इसे मुख्य औद्योगिक लौह अयस्क माना जाता है। ये जो है ना, लौह अयस्क विद्युत उद्योग, जैसे बहुत सारा जो है हम ट्रांसफार्मर होता है, उसमें क्या होता है, यूज किया जाता है किसको, लौह अयस्क को ही, और लौह अयस्क को ही उद्योग का जननी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें क्या, जो लौह अयस्क है तो हम लोग पीछे पढ़े थे क्या, धात्विक और अधात्विक। तो धात्विक के हम लोग गुण और अलौह खनिज, उसके बाद क्या था, अधात्विक के जो हम लोग पढ़ना है गुण जो है, अति भाग को बांटा गया है। अधात्विक के कौन सा है, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। तो कार्बनिक खनिज किसे कहते हैं, तो वैसा खनिज जो ईंधन के रूप में प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक खनिज। और जो वनों और जीवों के भूमि में दबने के बाद इनका जो ईंधन के रूप में प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक खनिज कहते हैं। ये जैसे हो गया क्या, कोयला हो गया, ये सब क्या है, दबता है तो हमें ईंधन के रूप में क्या हुआ, प्राप्त होता है, तो इसे कार्बनिक खनिज कहेंगे। अकार्बनिक खनिज जो हमें ईंधन के रूप में प्राप्त नहीं होता उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या देंगे हम लोग इसको, अकार्बनिक खनिज के एग्जाम्पल हो जाएगा
अभ्रक जो होता है ना, अभ्रक, ग्रेफाइट, ये सब क्या है हमारा अकार्बनिक खनिज है। चलिए, तो भारत में लौह अयस्क के मुख्य बेल्ट जानेंगे हम लोग। क्या है मुख्य बेल्ट? पहला है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। उड़ीसा के मयूरभंज और केदुझर जिले की बादम पहाड़ की खानों में हाई ग्रेड का हेमटाइट अयस्क मिलता है, और झारखंड के शिवभूम जिले के गुआ और नोए मुंडी की खानों में भी हेमेटाइट अयस्क मिलता है। यानी ये हेमेटाइट जो अयस्क है वो हमें कहाँ मिलता है? उड़ीसा और झारखंड में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? दुर्ग बिस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ये क्या है? यह बेल्ट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पड़ता है। छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की बैलादिला, क्या है? बैलादिला पहाड़ियों में हाई ग्रेड का हेमेटाइट अयस्क मिलता है। इन पहाड़ियों में सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट अयस्क के 14 भंडार है। इन खानों के लोहे के विशाखापत्तनम के बंदर विशाखापत्तनम के बंदरगाह के जापान और दक्षिण कोरिया, ठीक है, क्या दक्षिण कोरिया का निर्यात किया जाता है। यानी जो ये है क्या है हमारा 14 ये हेमेटाइट अयस्क के 14 भंडार जो है इसका मतलब खरीदा बेचा जाता है, निर्यात मतलब हो गया बेचा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा हेमेटाइट अयस्क हाई ग्रेड। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में क्या है? बेल्लारी चित्रदुर्ग। ये जो है हमारा टॉपिक ये रहा बेल्ट। यह बेल्ट कर्नाटक में पड़ता है। पश्चिम घाट में स्थित केंद्र मुख्य की खानें 100% निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं, यानी बेचने के लिए। ठीक है, बेचने के लिए क्या करती है? उत्पादन करती है। यहाँ का लौह अयस्क सलरी के रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलोर के निकट बंदरगाह तक भेजा जाता है। क्या है? मंगलोर, यानी देखिए पाइपलाइन द्वारा। ठीक है ना। ये पूछ भी सकता है क्या कर्नाटक में पड़ता है, ये जो नाम है, तो पूछेगा कि कहाँ पड़ता है, तो आप अपना याद रखिएगा, तो बोल दीजिएगा कर्नाटक में पड़ता है। और यहाँ पे जो है क्या है लौह अयस्क के जो ठीक किया जाता है, इसका क्या उत्पादन किया जाता है, तो उसको मैंगलोर के निकट बंदरगाह तक मतलब बेचने के लिए भेजा जाता है। ठीक है। अब क्या है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ये क्या है? इस बेल्ट में गोवा राज्य और महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला आता है। ये क्या है? यानी गोवा और महाराष्ट्र का क्या है? जिला है, जिसका नाम है क्या? रत्नागिरी। यहाँ के खानों के अयस्क अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। इन अयस्कों को मारमागांव पोर्ट से निर्यात किया जाता है। यानी यहाँ का जो अयस्क है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इसीलिए क्या मारमागांव पोर्ट से बेचा जाता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज। क्या बोला है? मैग्नीज। तो मैग्नीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैग्नीज का इस्तेमाल मुख्य रूप से किस चीज़ में करते हैं? तो स्टील और फेरो मैग्नीज अयस्क के निर्माण में होता है। इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका, देखिए मैग्नीज का निर्माण कहाँ कहाँ होता है हमारा? मैग्नीज का इस्तेमाल मुख्य रूप से स्टील और फेरो मैग्नीज अयस्क के निर्माण में होता है। ठीक है। क्या देखिए स्टील और फेरो मैग्नीज के निर्माण में इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर जो फेस पे यूज किया जाता है, ठीक है, उसमें किया जाता है। उसके बाद क्या कीटनाशक और पेंट बनाने में भी होता है। मैग्नीज
कीटनाशक जो दवाइयाँ होती है उसमें भी मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। और जो पेंट है, जो पोचारा होता है घर में, उसमें भी मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये तो आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग क्या, तांबा पे। ठीक है, तो हमारा यहाँ हो जाएगा तांबा। क्या हो गया, तांबा। तांबा का अब हम लोग पढ़ेंगे तांबा के बारे में। तांबा एक महत्वपूर्ण अयस्क है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक और रसायन उद्योग में होता है। तांबा जो देखे होंगे हम लोग, जो तार होता है पतला पतला वायर वाला, जो पंखा हो, बल्ब हो या फिर किसी भी तरह का, वो सब क्या है, उसमें क्या होता है, तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। कहाँ गया, इलेक्ट्रॉनिक रसायन उद्योग में होता है। मध्य प्रदेश की बाल घाट की खानों में भारत का 52% तांबा निकलता है। यानी भारत का 52% जो है वो कहाँ निकलता है, मध्य प्रदेश के बाल घाट में। ठीक है ना। जिसका 48 यानी 48% शेयर के साथ राजस्थान तांबे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तांबे का उत्पादक झारखंड के शिवभूमि जिले में होता है। ठीक है, उत्पादक कहाँ होता है, झारखंड के शिवभूमि जिले में। उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एल्युमिनियम का इस्तेमाल कई चीज़ें बनाने में किया जाता है, जैसे यह हल्का और मजबूत होता है। एल्युमिनियम गैस को बॉक्साइड कहते हैं। एल्युमिनियम गैस को क्या कहते हैं, ये आपका एग्जाम में आ सकता है कि एल्युमिनियम गैस को क्या कहते हैं, तो बॉक्साइड कहते हैं। बॉक्साइड के मुख्य भंडार अमरकंटक के पठार, मैकाल पहाड़ी और बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्र में है। ठीक है, हम लोग ये पढ़ लिए, पठारी क्षेत्र में है, देख लीजिए आप लोग भी। चलिए, बॉक्साइड का मुख्य उत्पादक उड़ीसा में है। कहाँ है, यानी हमारा एल्युमिनियम का जो मुख्य उत्पादक होता है वो कहाँ होता है, उड़ीसा में। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यहाँ तक कि जो बुक दिया हुआ है 10th का SST भूगोल में, तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ठीक ना, तो आप लोग पढ़िए। जहाँ 45% बॉक्साइड का उत्पादक होता है। उड़ीसा में बॉक्साइड के मुख्य भंडार पंचपतमाली और कोरापुट जिले में है। ये क्या है, मुख्य है। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में क्या है, अभ्रक। अभ्रक क्या, अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो पतली प्लेटों के कई लेयर से बना होता है। अभ्रक क्या है, पतली प्लेट के बहुत सारे परत होते हैं, जिसके बाद अभ्रक का निर्माण होता है। ठीक है, कुछ ही सेंटीमीटर अभ्रक की शीट में हजारों प्लेट हो सकती है। अभ्रक के पास उच्च डाइइलेक्ट्रिक शक्ति, निम्न ऊर्जा ह्रास फैक्टर, इंसुलेशन और प्रॉपर्टी और हाई वोल्टेज से रेसिस्टेंस की शक्ति होती है। इसलिए अभ्रक को इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। समझे। अब ये भी पूछ सकता है आपका एग्जाम में कि इसका इस्तेमाल बताएं किस किस चीज़ों में किया जाता है, तो आप ये लाइन याद रखिएगा। अभ्रक को इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। अभ्रक के भंडार छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारे पर पाए जाते हैं। क्या है हमारा भंडार, जो है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारों पर पाए जाते
है हमारा। इसमें क्या है मेन पॉइंट, छोटा नागपुर पठार, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग आते हैं आगे। आगे जो है क्या बोल रहा है, झारखंड का कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट अभ्रक का मुख्य उत्पादक है। अभ्रक का उत्पादन राजस्थान के अजमेर और आंध्र प्रदेश के नीलोर में भी होता है, ठीक है ना। अब आते हैं क्या हमारा जो है नेक्स्ट है, खनन का दुष्प्रभाव। खनन का जो मतलब यानी कि हम लोग निकाल रहे हैं भूमि के अंदर से जो संसाधन है, हम अपने संसाधन, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो संसाधन का निर्माण कर रहे हैं या संसाधन बना रहे हैं या संसाधन प्रकृति द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, उस खनन के द्वारा क्या दुष्प्रभाव हो रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो खानों में काम करने वाले मजदूरों और आसपास रहने वाले लोगों के क्या है, आसपास रहने वाले लोगों के लिए खनन का एक घातक उद्योग है। खनिकों को कठिन परिस्थिति में काम करना पड़ता है। खान के अंदर नैसर्गिक रोशनी नहीं मिल जाती। खानों में हमेशा खान की छत गिरने, पानी भरने और आग लगने की खतरा रहता है। यानी क्या बोल रहा है कि जो मजदूर लोग होते हैं, तो जो क्या बोल रहा है इसमें, खान यानी किस मिट्टी का खान हो, कोयला का खान हो या फिर कुछ भी खान हो, अगर उसमें यदि कोई मजदूर जाता है तो बाय द वे मान के चलिए कि अचानक उन पे अगर गिर जाता है, कोयला है चाहे मिट्टी है, जो भी है उनके ऊपर गिरता है, तो उनको जान माल की क्षति तो होगी ही। इसीलिए क्या बोल रहा है, इसका दुष्प्रभाव हम लोग जानेंगे कि किस तरह से रिस्क लेकर जो मजदूर लोग होते हैं वो खान के अंदर जाते हैं। खान के अंदर ये भी तो डर रहता है कि कहीं कोयला निकालते या फिर जैसे बालू का खान होता है तो उसमें भी तो डर होता है कि बालू निकालते निकालते कहीं पानी भर गया तो, या फिर बालू ही उनके ऊपर गिर गया तो वो क्या हो गया, वो तो मर जाएंगे, उनको हानि होगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इसमें जानेंगे कि क्या क्या दुष्प्रभाव हैं। रोशनी, तो क्या हो गया, खान के आसपास के इलाकों में धूल की भारी समस्या होती है। हाँ, जहाँ खान है ये तो नहीं कि वहाँ पे टाइल्स लगा होगा, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे क्या है, धूल काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है कि जो मज़दूर लोग होते हैं उन्हें समस्याओं का सामना करते हुए, समस्याओं से जूझते हुए उस खान में जाना पड़ता है। जो हमारे लिए संसाधन है उन्हें वो लोग निकालते हैं और इस्तेमाल लाने लायक बनाते हैं, ठीक है। खान से निकलने वाली सैलरी से सड़कों और खेतों को नुकसान पहुंचता है। खान से जो चीज़ निकलता है उसको क्या, खेतों और सड़कों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके बाद क्या है, इन इलाकों में घर और कपड़े ज़्यादातर जल्दी गंदे हो जाते हैं। बिल्कुल, अब जहाँ धूल उड़ेगा, जहाँ कोयला के खान है, तो वहाँ पे थोड़ी ना कपड़ा एकदम साफ़ सुथरा रहेगा, गंदा होगा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या बोला, इलाकों में घर और कपड़े जो हैं वो जल्दी गंदे हो जाते हैं, धूल उड़ेंगे वो सब तो गंदा होगा ही होगा। खनिजों को खनिकों जो लोग होते हैं, मज़दूर लोग होते हैं जो खान के अंदर जाते हैं, उनको क्या होता है, सांस की बीमारी होने का खतरा जो है अधिक होता है। यानी जो भी हो, कैसा किस तरह के गैस वहाँ निकल रहा है और किस तरह के वहाँ का वायु है, उसके बाद जो होता है धूल काफ़ी ज़्यादा उड़ता है, जिससे क्या सांस लेने में उनको दिक्कत होता है। फिर भी वो सांस लेते हैं, जिससे क्या होता है, उनको सांस लेने वाली जो बीमारी है उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खनन वाले क्षेत्र में सांस की बीमारी के केस अधिक होते हैं। क्या है, जो मज़दूर लोग हैं तो उनको सांस की जो बीमारी है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक है। ये नहीं कि मतलब हम बता रहे हैं, ये पहले से ही है, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में।
खनिजों का संरक्षण, यानी जिस तरह से इतना मेहनत और इतना क्या बोले हम, इतना रिक्स, जो मजदूर लोग हैं, जो खनन लोग हैं, इतना रिक्स और अपने जान के भी जोखिम में डालकर और खनिज संसाधन को निकाल रहे हैं खान के अंदर से, तो उसका हम लोग संरक्षण नहीं करेंगे तो फिर हमारे आने वाले जो जनरेशन हैं उनको हम लोग इस संसाधन से वंचित कर देंगे, यानी उन्हें नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम लोग को क्या, संसाधन खनिजों का संरक्षण अति आवश्यक है, वरना हम ही लोग खुद अधिक मात्रा में यूज कर कर, यानी आवश्यकता से अधिक ज़्यादा यूज कर कर, इस्तेमाल कर कर उसे ख़त्म कर देंगे, तो निश्चित है कि वो ना रहेगा, ना हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनको प्राप्त होगी, ना मिलेगी, ना वो लोग जानेंगे। तो हम लोग देखिए खनिजों का संरक्षण कैसे करेंगे। खनिजों के बनाने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जब वो ज़मीन में दबते हैं तो उन्हें कोयला के बनने में या पेट्रोलियम बनने में, क्योंकि वो जो भी वो प्राकृतिक द्वारा बनता है तो निश्चित है कि टाइम लेगा ही लेगा। तो इसको क्या हमें संरक्षित करना है, क्योंकि मजदूर भी अपना जीवन खतरा में डालकर इसको निकाल रहे हैं और हम लोग को दे रहे हैं संसाधन के रूप में, तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। खनिजों के बनाने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए खनिज और नवीकरणीय योग्य संसाधन की श्रेणी में आते हैं। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं विकास और संसाधन में नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन उसे कहते हैं जिसका हम लोग निर्माण कर सकते हैं, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जिसे हम लोग पुनः नहीं बना सकते हैं, वो प्राकृतिक द्वारा ही प्राप्त होगी, हम लोग उसे नहीं बना सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। तो कोयला जो है या फिर जो भी है, इसमें जो दबे हुए प्राकृतिक द्वारा बनता है वो क्या है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन हो जाएगा, जिसे तेजी से हम खनिजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी तुलना में खनिज का पुनर्भरण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है, इसलिए खनिजों का संरक्षण क्या है, अति आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। ठीक ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधन। चलिए, तो ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं। हम लोग पहले क्या पढ़े थे, खनिज। खनिज के बारे में हम लोग पूरा इतना पढ़ लिए। ये जो है हमारा टोटल खनिज का चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया, यानी भाग जो 14 भाग 4 है वो समाप्त हो चुका। अब हम लोग भाग 5 में आए हैं, ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ऊर्जा संसाधन पढ़ते हैं। ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं हम लोग जान ही गए। वैसा संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम बता ही दिए आपको, सोलर प्लेट द्वारा हमें जो प्राप्त होती है ऊर्जा, पवन चक्की द्वारा जो प्राप्त होती है, वो सब क्या है, हमारा ऊर्जा संरक्षण है, ऊर्जा संसाधन है, सॉरी। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन में क्या है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, फिर क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक ना। तो ये सब क्या है, जलावन, उपले, कोयला। उपले मतलब समझते हैं, उपले गोईठा जो गाय या भैंस के गोबर से प्राप्त होता है, उसको दीवार में मतलब जो भी है के प्रक्रिया द्वारा जो सूखने के बाद जो प्राप्त होता है जलावन, उसको क्या कहते हैं, उपले। ठीक ना। ये जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये क्या है, प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक गैस और बिजली, ये सब क्या है, यानी प्राकृतिक द्वारा जो प्राप्त होता है। और जो ये क्या है, हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो गया। जो स्रोत हमें प्राकृतिक द्वारा प्राप्त हो ऊर्जा, उसे क्या कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब देखिए इसमें क्या है, जलावन। जैसे जलावन में क्या हो गया, छोटा छोटा पेड़ पौधे जो सूख जाते हैं,
तो पेड़ थोड़े ना हम लोग बनाते हैं, नहीं, वो भी प्राकृतिक द्वारा, उससे भी क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कह देंगे। उपले हैं जो गाय द्वारा प्राप्त हो रही है, तो वो भी क्या है, प्राकृतिक जो गाय है उसका दूध है, वो सब क्या है, हमारा प्राकृतिक संसाधन है। कोयला है, ये भी क्या है, भूमि के अंदर दबता है तो लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, उसके बाद हमें कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, प्राकृतिक गैस, बिजली, ये सब है। पवन चक्की के द्वारा जो हम लोग बिजली निर्माण करते हैं वो सब हमारा क्या है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। यानी सीधे बोले तो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त संसाधन को या प्राकृतिक द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। अब क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यानी जो हमें प्राकृतिक द्वारा नहीं प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ये सब क्या है। अब सौर ऊर्जा जो क्या है, हम लोग सोलर प्लेट को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा, यानी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है उसके, और उसके बाद हम लोग बिजली जो भी है निर्माण करते थे, ये सब क्या है हमारा सोलर ऊर्जा। पवन ऊर्जा, पवन चक्की जो होता है उसके द्वारा हम लोग ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, ये सब क्या है, हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, दिख रहा है, चलिए ठीक है। अब आते हैं हम क्या है, जलावन और उपले। जलावन और उपले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अनुमानित आंकड़े के अनुसार ग्रामीण घरों की ऊर्जा की जरूरत 70% भाग जलावन और उपले से पूरा होता है। हम बताए थे आप लोग को, देखिए ग्रामीण क्या है, ग्रामीण घरों की ऊर्जा का जरूरत है, ठीक है ना, क्या है, जलावन और 70%। पहले क्या था कि पहले जब गैस नहीं था तो हम लोग क्या चूल्हा पे खाना बनाते थे, तो चूल्हा में हम लोग थोड़ी ना कुछ भी यूज कर लेंगे। चूल्हा पे हम लोग क्या कर, जो आसपास में जो हम लोग को मिलता था वो क्या है, पहला जलावन यानी लकड़ी जो सूख गया है, और दूसरा क्या है, उपला यानी गोईठा भी अपने भाषा में, जो देहाती भाषा है उसको गोईठा कहते हैं, और उपले, इसी से हम लोग अपना ज़रूरत के जो भी खाना है उसी से हम लोग पकाते थे। और इसीलिए कहा गया क्या, 70% भाग। पहले लोग तो सभी लोग चूल्हा पे ही बनाते थे, ठीक ना। उसके बाद धीरे धीरे गैस आया, उसके बाद और भी आया इलेक्ट्रिक जो चूल्हा होता है जो बिजली पे जलता है, वो सब अब धीरे धीरे क्या हुआ, आया। लेकिन पहले तो चूल्हा पे ही बनता था, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, विकास होते गया। और विकास होने का कारण यही है कि आज हम लोग चूल्हा पे नहीं गैस पे बना रहे हैं, ठीक है। उपले से पूरा होता है। जंगलों के तेजी से कटने के कारण जलावन की लकड़ियां मिलना पहले से मुश्किल होता जा रहा है। देखिए क्या है, जलावन। अब पहले क्या था कि बहुत सारे, पहले के गांव में जाकर देखिए कि पहले, अब नहीं, पहले जो लोग थे तो उनका घर बहुत छोटा होता था, लेकिन अगल बगल इतना पेड़ रहता था, पौधा रहता था, किस तरह का खेती कर देते थे कि गर्मी भी लगेगा तो क्या होगा, पेड़ के नीचे सो गए। उनको एसी और पंखा की ज़रूरत नहीं रहता था। किसान लोग क्या करते थे पहले कि अपना जो पेड़ के नीचे जो हवा बह रहा है उसी के नीचे सो गए हैं, अपना नींद ले लिए, वो भी आराम का नींद। और नेचुरल हवा की बात कुछ और है, ठीक ना। भले ही एसी और हम लोग पंखा का हवा खाते हैं, लेकिन जो नेचुरल हवा होता है उसकी ताजगी और उसकी जो ऑक्सीजन होती है वो गजब ही होती है, ठीक ना। हमारे शरीर में एक अलग ही ऊर्जा जो है देती है। तो जंगलों के कटने के कारण क्या है, जलावन में कमी आती गई। और फिर यदि गोबर का इस्तेमाल खाद बनाने में किया जाता है तो वह उपले बनाने से अधिक लाभप्रद होगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि उपले का इस्तेमाल कम होना चाहिए। यानी इसमें हमारा जो बोल रहा है कि जो गोबर है तो उसका यदि हम लोग इस्तेमाल करें खाद बनाने में, जो कि क्या होता है, वो शुद्ध खाद होता है। और अभी जो खाद हो रहा है जो बहुत सारे केमिकल के द्वारा बनाया जा रहा है, जो हमारे खेतों में छीटा जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि केमिकल से
जो भी निर्माण हो रहा है, सब्जी हो, चावल हो, गेहूँ हो, ये सब क्या है, केमिकल द्वारा निर्माण हो रहा है और वही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते जा रहा है। और पहले क्या था कि पहले ये जो खाद था वो गोबर से तैयार होता था और जो फसलें होती थी और जो सब्जियां होती थी वो नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से तैयार होती थी और हमारे सेहत को नुकसान भी नहीं पहुंचाती थी। लेकिन अब जो है शरीर को भी पहुंचा रहा है नुकसान, क्योंकि केमिकल हो रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हम लोग अब गोबर के जो उपले ना बनाएं और उसका खाद बनाकर यदि हम लोग उसका खेतों में इस्तेमाल करें तो इससे क्या होगा, हम लोग का फ़ायदा क्या होगा कि जलावन भी मिल जाएगा जो खेती होगा। तो ये थोड़ी ना है कि सभी अब धान होगा, चाहे जो क्या मक्का होता है तो उसका जो बचता है बड़ा बड़ा डंडा, उसे क्या जलावन हो गया तो उससे खाना भी पक सकता है और नेचुरल विधि द्वारा हमारा खेती भी हो गया। इसीलिए बोल रहा है, ठीक ना, कि लाभप्रद यानी कि गोबर का इस्तेमाल खाद बनाने में किया जाए तो अधिक फायदा हम लोग को होगा। ठीक है, अब क्या आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। कोयला। भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयला सबसे महत्वपूर्ण संपीड़न है। गहराई और समय के अनुसार कोयले के 3 प्रकार हैं जो निम्न हैं। लिग्नाइट, यह एक निम्न दर्जे का भूरा कोयला है, यानी ये जो कोयला है कहाँ गया, पहला है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है उसका कलर कैसा होता है, रंग भूरा होता है, भूरा। लिग्नाइट मुलायम होता है और इसमें अधिक नमी होती है। लिग्नाइट के मुख्य भंडार कहाँ है, तमिलनाडु और तमिलनाडु के नवेली में। इस प्रकार के कोयले का इस्तेमाल बिजली के उत्पादन में होता है। हाँ, पहले जो है ट्रेन जो चलता था वो क्या कोयले पे चलता था और कोयला का एक रूप है क्या, लिग्नाइट। तमिलनाडु में ये जो होता है, तमिलनाडु में एक जगह क्या है, नवेली, यहाँ पे लिग्नाइट नामक कोयला जो है पाया जाता है और ये मुलायम होता है, जिससे क्या होता है हमारे बिजली के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक ना, आते हैं अब लोग हम नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज क्या है, बिटुमिन्स कोयला। ये क्या है, ये भी कोयला का प्रकार है। जो कोयला उच्च तापमान के कारण बना था और अधिक गहराई में दब गया था, यानी जो कोयला अत्यधिक तापमान के कारण बना था और अत्यधिक गहराई में जो दब गया था उसे बिटुमिन्स कोयला कहते हैं। ठीक है, बिटुमिन्स कोयला किसे कहते हैं, तो वैसा कोयला जो उच्च तापमान, अत्यधिक तापमान और अत्यधिक गहराई में दबे होने के कारण निर्माण होता है और बनता है, उसे क्या कहते हैं, बिटुमिन्स कोयला कहते हैं। वाणिज्यिक इस्तेमाल के दृष्टिकोण से यह सबसे लोकप्रिय कोयला माना जाता है। बिटुमिन्स कोयला को लोहा उद्योग के लिए आदर्श माना जाता है। क्या, लोहा उद्योग के लिए किसको माना जाता है आदर्श, बिटुमिन्स कोयला को। यह दूसरा है कोयला का रूप है। तीसरा क्या है, एथ्रासाइड कोयला। तीसरा हमारा एथ्रासाइड, यह सबसे अच्छे ग्रेड का और सख्त कोयला होता है। भारत में पाया जाने वाला कोयला को 2 मुख्य भूगर्भीय युग की चट्टानों की परतों में मिलता है। गोंडवाना कोयले का निर्माण 20 करोड़, क्या 20 करोड़ साल पहले हुआ था, बाप रे 20 करोड़। टर्शियरी निक्षेप के कोयले का निर्माण लगभग 5.5 करोड़ साल पहले हुआ था। जो टर्शियरी है 5.5 करोड़ पहले, और 20 करोड़ पहले जो हुआ था ये गोंडवाना कोयले का निर्माण कब हुआ था, 20 करोड़ वर्ष पहले। और ये जो है टर्शियरी जो है ये 5.5 करोड़ पहले हुआ था। गोंडवाना कोयले के मुख्य स्रोत दामोदर घाटी में है। इस बेल्ट में झरिया, रानीगंज और बोकारो में कोयले के मुख्य खदानें हैं। गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा की घाटियों में भी कोयले के भंडार
और टर्शियरी कोयले पूर्वोत्तर के मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। ठीक है, टर्शियरी जो कोयला है वो कहाँ पाया जाता है? मेघालय, असम और अरुणाचल में और नागालैंड में जो है वो पाया जाता है। लेकिन वहीं जब पूछे क्या आपको, एक मुख्य स्रोत दामोदर घाटी है, इस बेल्ट में झाड़िया, रानीगंज, बोकारो कोयले के मुख्य खदाने हैं। ये सब क्या है? कोयला के मुख्य खदान हैं। और कोयले के भंडार कहाँ हैं? गोदावरी महानदी, सोन और वर्धा की घाटियों में जो है कोयला का क्या है? भंडार है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में।